गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में जो है जब हम मैग्नेटिक मोमेंट को स्टडी कर रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऐसे ही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो हमने जब स्पिन वाली की वैल्यू कैलकुलेट की थी, जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं म्यू एस, तो कुछ केसेस में क्या था कि जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू थी, मतलब कि वैल्यू जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे वो ज़्यादा या फिर कम आ रही थी इस म्यू एस वैल्यू से। तो उसमें क्या है कि जो हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे मैग्नेटिक मोमेंट की, वो म्यू एस वाली वैल्यू से हाईयर आ रही थी। उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन भी प्रेजेंट है। तो आज जो है मैग्नेटिक मोमेंट में ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होगी, कैसे होगी, वो हम जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, स्पिन मोमेंटम तो जो होती है वो तो हमने लास्ट टाइम स्टडी कर ली थी, बट उस केस में कि हमारे पास जो म्यू एस की वैल्यू आ रही थी वो हाईयर वैल्यू आ रही थी, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हम यहाँ पे जो है स्टडी करेंगे। अब देखो आपके पास दो तरीके की यहाँ पे, एक तो होगी स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एंड सेकेंड वन इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो म्यू एस वाली वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं वो इसकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी। अब हमें जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को जो है यहाँ पे स्टडी करना है। ओके, अब देखो जो कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ केमिकल एनवायरनमेंट। कि अगर मैं सराउंडिंग्स की बात करूँ तो इस पर सराउंडिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ये जो है इंडिपेंडेंट है। बट जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है इट डिपेंड्स ऑन केमिकल एनवायरनमेंट। स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसमें सिर्फ हमें क्या देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पेयरिंग ना हो उनकी। अगर पेयरिंग नहीं है आपके पास तो जो भी बॉन्डिंग हो रही है आपके पास वैल्यू आ जाएगी। बट ऑर्बिटल जो मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इट डिपेंड्स ऑन द केमिकल एनवायरनमेंट। कि अगर आपके पास केमिकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ये वैल्यू जो है कंपनसेट, मतलब कि जिसको हम क्वेंच भी बोलते हैं, क्वेंचिंग या फिर क्वेंच्ड, कि ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, क्वेंच्ड हो जाएगी ये वैल्यू। ओके, अब इसमें जो है कि ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट जो है, अगर हमारे पास किसी केस में क्या है कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, केमिकल एनवायरनमेंट, उसकी वजह से ये वैल्यू जो है क्वेंच हो रही है, तो वहाँ पे जो ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो क्लोज होगी उसकी स्पिन ओनली वैल्यू की ओनली, बिकॉज वहाँ पे जो ऑर्बिटल मोमेंटम वाली वैल्यू है वो वैल्यू तो आपकी क्वेंच ही हो गई है। तो उस केस में जो टोटल आपके पास वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो वो इसके इक्वल आ जाएगी स्पिन एंगुलर मोमेंटम वाली वैल्यू के। ओके, अब ये जो क्वेंचिंग है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, इसको जो है हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट इसकी अगर मैं बात करूँ, जैसे हम दो ट्रीटमेंट करते हैं, क्वान्टिटेटिव ट्रीटमेंट या फिर क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट जो है इसका क्वेंचिंग का, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड है और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट है। बट हम इसको जो है क्वालिटेटिवली जो है ईजिली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांजिशन सीरीज़ की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ही हम बात कर रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास, जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्जर्व होता है इट इज़ ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3D ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट रो की अगर हम बात करें, फर्स्ट रो जो है ट्रांजिशन एलिमेंट की, उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो 3D ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो जो 3D ऑर्बिटल्स है, अगर आपके पास जो मेटल आयन है, ट्रांजिशन मेटल आयन है, वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, उसके सराउंडिंग में कोई भी लिगेंड नहीं है, तो इसके जो है टोटल 5 ऑर्बिटल्स होंगे। और वो 5 ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, डिजनरेट ऑर्बिटल होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन है, जो हम ये बात कर रहे हैं उसकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, ये तभी होगा कि अगर हमारे पास जो है ये जैसे 5 ऑर्बिटल्स हैं, पांचों के पांचों जो है सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे, 5 डिसनरेट ऑर्बिटल है। कि अगर हम जो है इसमें इसको ट्रांसफॉर्म करके ऑर्बिटल को रोटेशन के थ्रू, हमारे पास टोटल 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, कि हम किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग अगर रोटेशन कर रहे हैं और रोटेशन करने से हमें जो न्यू ऑर्बिटल मिल रहा है वो इक्विवेलेंट है पुराने वाले ऑर्बिटल के ही, उसके शेप के साथ, साइज के साथ और एनर्जी के साथ। मीन्स मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे तभी आएगी अगर हम जो ऑर्बिटल्स डिजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डिजनरेट ऑर्बिटल्स को जो है हम रोटेशन करके किसी न्यू ऑर्बिटल में जो है ट्रांसफॉर्म कर दें। और वो जो न्यू ऑर्बिटल आएगा वो इक्विवेलेंट होना चाहिए ओल्ड ऑर्बिटल के शेप में भी, साइज में भी और एनर्जी में भी।
ओके, तो अब हम इसे जो है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को जनरेट करने के लिए हमारे पास क्या है कंडीशन, कि जो आपके पास रोटेशन हो रही है, रोटेशन करने के बाद हमारे पास जो न्यू ऑर्बिटल आ रहा है वो क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। और इसको बात करूँ कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास, एक तो फर्स्ट कंडीशन यही होगी दैट ऑर्बिटल शुड बी डीजनरेट। फर्स्ट ऑफ ऑल यही कंडीशन है कि जो आप ऑर्बिटल्स ले रहे हो वो डीजनरेट होने चाहिए, उन सभी की एनर्जी जो है वो सेम होनी चाहिए। ओके, एंड सेकेंड थिंग, ऑर्बिटल्स शुड बी सिमिलर इन शेप एंड साइज। साइज एंड शेप जो है उन सभी के जो है सिमिलर होने चाहिए, अगर वो सेम होंगे तभी जो है हम उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं रोटेशन के थ्रू। देखो हम रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करने के बाद हमें दूसरा ऑर्बिटल मिल रहा है, अगर उन दोनों की शेप और साइज सेम है तभी वो जो रोटेशन है वहाँ पे पॉसिबल है। ओके, एंड थर्ड कंडीशन जो है, ऑर्बिटल शुड नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम स्पिन। अब आपको बस ये तीन कंडीशन जो है ये मैंने शॉर्ट में लिख दी, ये तीन कंडीशन जो है आपको याद करनी है कि किसी भी अगर हम मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हैं कि उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की कंट्रीब्यूशन होगी या फिर नहीं होगी। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होती हैं, उस केस में हम कहेंगे कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगी। अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी ऐसी है जो सेटिस्फाई नहीं हो रही, उस केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी उसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, वहाँ पे सिर्फ जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी वो उसकी स्पिन ओनली वैल्यू के लिए आएगी। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट है उसमें दो आपके पास जो है पार्ट एक्टिविटीज, एक तो हो गया स्पिन मोमेंटम और एक हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन के लिए तो हम फॉर्मूला है हमारे पास कितने नंबर ऑफ एनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसकी हेल्प से हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो है केमिकल एनवायरनमेंट के चेंज होने का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ऑर्बिटल मोमेंटम है उसके ऊपर अगर आपके पास केमिकली एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट पड़ेगा, और उसके लिए बेसिकली ये तीन कंडीशंस हैं। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हम कहेंगे कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा उस मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू में, अदरवाइज ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्लियर है? फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑर्बिटल शुड बी डीजनरेट, कि ऑर्बिटल जो होने चाहिए वो सभी के सभी डीजनरेट होने चाहिए। दैट शुड बी सिमिलर इन शेप एंड साइज, उनका साइज और उनकी जो शेप है वो सिमिलर होनी चाहिए। ऑर्बिटल शुड नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम स्पिन, सेम स्पिन की अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उस केस में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो उनकी जो स्पिन है वो आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के लिए कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा, उसके लिए क्या कंडीशन होगी कि आपके पास दो या फिर दो से ज़्यादा डीजनरेट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, एंड दैट कैन बी इंट्रा कन्वर्टेड, कि अगर हम रोटेशन कर रहे हैं, रोटेशन करने पे जो है वो हमारे पास इंट्रा कन्वर्ट हो जाए, और ऑर्बिटल जो होने चाहिए वो अनइक्वली ऑक्यूपाई होने चाहिए। थर्ड कंडीशन सेम स्पिन वाली। ओके, और जो ये हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की किसी भी पर्टिकुलर गिवन एक्सिस के लिए, वो जो न्यूमेरिकली अगर मैं बात करूँ वो इक्वल होगी कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स ऑर्बिटल को जो है हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। 90 डिग्री की रोटेशन करेंगे π/2 या फिर 90 डिग्री की, 90 डिग्री की रोटेशन करने पे कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है हम उसको रोटेट कर पा रहे हैं उसके जो है न्यूमेरिकली इक्वल होगा। ओके, और अगर ऑर्बिटल की जो डीजनरेसी है अभी जो मैंने बात की वो लॉस्ट हो जाती है, तो उस केस में जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, क्वेंच हो गया, पार्शियली या फिर कंप्लीटली, पार्शियली और कंप्लीटली क्वेंच्ड। क्वेंच का मतलब यहाँ पे क्लियर हुआ कि अगर आपके पास किसी भी वजह से डीजनरेसी लॉस्ट हो रही है या फिर साइज वगैरह कुछ भी है, तो उस केस में क्या होगा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, और इसको हम सेकंड वे में कैसे बोलेंगे कि जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन था टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट में वो क्या है, क्वेंच हो गया। ओके, अब देखो जैसे अगर हम बात करें फ्री मेटल आयन है हमारे पास कोई भी 3D सीरीज़ का, अब स्टार्टिंग में जो 5D ऑर्बिटल्स हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे सपोज करो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम ऑर्बिटल लेके चल रहे हैं, ये है मेरे पास dx² - y² ऑर्बिटल, ऐसे ही होता है dx² - y² ऑर्बिटल की शेप। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें कि dx² - y² ऑर्बिटल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को जो है कंट्रीब्यूट करेगा या फिर नहीं करेगा कंट्रीब्यूट।
अब देखो अगर मैं इसमें रोटेशन करूँ, ये मेरे पास लोब्स इस तरीके से 90 डिग्री की हमें रोटेशन देनी है, पहले मैं 45 डिग्री की रोटेशन करती हूँ। ये इसकी एक लोब है, इसको मैं 45 डिग्री पे जब रोटेट करूँगी वो यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आ जाएगी, ये वाली आगे, ये वाली उससे नेक्स्ट, एंड देन ये वाली यहाँ पे आ जाएगी। ये आपके पास न्यू ऑर्बिटल आ जाएगा। जो न्यू ऑर्बिटल आया मैं उसको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे इसकी अलग से शेप बनाती हूँ। ये आपके पास न्यू ऑर्बिटल आ रहा है। अब देखो ये कौन सा था, dx² - y²। हमने इसमें 45 डिग्री की रोटेशन की। 45 डिग्री की रोटेशन करने पे आपके पास ये ऑर्बिटल मिल रहा है। 5 के 5 डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट है। ये कौन से वाले की शेप है, x एक्सिस y एक्सिस, dxy ऑर्बिटल हो गया ये हमारे पास था dx² - y²। हमने 45 डिग्री की रोटेशन दी, उसके बाद जो है हमारे पास एक इक्विवेलेंट ऑर्बिटल मिल रहा है सेम शेप साइज का, dxy ऑर्बिटल। अभी 45 डिग्री पे 1 मिल रहा है, 90 डिग्री की कंप्लीट रोटेशन करूँगी तो मेरे पास कितनी आ जाएंगी, 2 टाइम्स आ जाएंगी। और हमने क्या कहा था कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा, कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है उसमें रोटेशन पॉसिबल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे h/2π के साथ। अब और देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, z एक्सिस इस तरीके से होगा। मैं z एक्सिस के लॉन्ग तो इसको रोटेट कर रही हूँ, ये z एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन हुई है, तो z एक्सिस के लॉन्ग हमने इसको रोटेशन किया और रोटेशन कितनी हो रही है, 2 यूनिट्स ऑफ h/2π। 1 होगी तो 1 यूनिट ऑफ h/2π, 3 होती है तो 3 यूनिट्स। तो न्यूमेरिकली जो है कितने नंबर ऑफ टाइम्स रोटेशन करने के बाद हमें इक्विवेलेंट ऑर्बिटल मिल रहा है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम h/2π के साथ। क्लियर हुआ कि यहाँ पे क्या है, dx² - y² हमारे पास जो ऑर्बिटल था हमने उसके अंदर 90 डिग्री की रोटेशन करी और कौन से, मैंने क्या कहा था, अलोंग अ गिवन एक्सिस। यहाँ पे हम कौन सा एक्सिस ले रहे हैं, z एक्सिस। तो वो जो रोटेशन कर रहे हैं उससे हमें क्या है, dxy ऑर्बिटल मिल रहा है 2 टाइम्स। या फिर इसको मैं रिवर्स करके भी बोल सकती हूँ कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन dxy ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो वो जो है मैग्नेटिक मोमेंट को कंट्रीब्यूट करेगा 2 टाइम्स। इसमें रोटेशन करोगे तो आपके पास ये वाला ऑर्बिटल मिल जाएगा, dx² - y²। ओके तो इस तरीके से अगर आपके पास इक्विवेलेंट ऑर्बिटल मिल रहा है रोटेशन करने के बाद तो हम कहेंगे वहाँ पे जो है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगी। और कितनी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगी, कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें वो मिल रहे हैं रोटेशन करके, और उसे मल्टीप्लाई कर दोगे h/2π के साथ। अब देखो अगर मैं बात करूँ, ये तो dx² - y² ऑर्बिटल था। अब अगर हम बात करते हैं dz² ऑर्बिटल की, ये है हमारे पास dz² ऑर्बिटल की शेप। अब इसको मैं जैसे मर्जी ट्रांसफॉर्म कर लूँ, मेरे पास इसमें जितनी मर्जी रोटेशन कर दूँ, 45 डिग्री 90 डिग्री, कोई ऐसा पॉसिबल इक्विवेलेंट ऑर्बिटल नहीं आएगा जो सेम हो इसके जैसे। अगर मैं dz² में रोटेशन करती हूँ, रोटेशन करने पे जो है कोई भी हमें ऐसा इक्विवेलेंट ऑर्बिटल नहीं मिलेगा। दैट मीन्स हम क्या कहेंगे कि जो dz² ऑर्बिटल है इसकी जो ऑर्बिटल में कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितनी होगी, 0 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, 0 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्लियर हुई चीज़ कैसे करना है आपको। तो इस तरीके से हम देखेंगे, हम उसको रोटेट कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म करने के बाद अगर आपके पास इक्विवेलेंट ऑर्बिटल मिल रहा है दैट मीन्स वहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगी, और अगर नहीं मिल रहा तो दैट मीन्स वहाँ पे जो है 0 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। अब हमने अभी तक यहाँ पे क्या बात करी, जब वो मेटल आयन क्या था, फ्री था, 5 के 5 ऑर्बिटल जो थे वो क्या थे, डीजनरेट थे। लेकिन अगर अब बात करें कि जो मेटल आयन है इट इज सराउंडेड ऑक्टाहेड्रली, बेसिकली हम यहाँ पे 2 पढ़ रहे हैं। ऑक्टाहेड्रली में कितने लिगेंड्स होंगे, टोटल 6 लिगेंड्स होंगे, या फिर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल के केस में हमारे पास टोटल कितने लिगेंड्स होंगे, 4 लिगेंड्स होंगे। अब देखो अगर मेरे पास कोई मेटल आयन है एंड व्हेन अ मेटल आयन इज सराउंडेड ऑक्टाहेड्रली बाय 6 या फिर टेट्राहेड्रली बाय 4 लिगेंड, तो इस केस में क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करके आए हैं कि अगर मेटल आयन फ्री स्टेट में है तब तो 5 के 5 ऑर्बिटल्स डीजनरेट हैं, बट अगर कोई लिगेंड उसके सराउंडिंग में आ जाता है तो उस केस में क्या होते हैं, जो डी ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं। और डी ऑर्बिटल जो है स्प्लिट होंगे, 2 पार्ट में आपके पास टोटल स्प्लिट हो जाएंगे ये। फिर उस केस में अभी हम क्या कह रहे थे, dx² - y² ऑर्बिटल एंड dxy ऑर्बिटल, जब मेटल आयन फ्री स्टेट में प्रेजेंट है तो दोनों के दोनों जो है ये इक्विवेलेंट ऑर्बिटल है ट्रांसफॉर्म होने के बाद। लेकिन जब ऑक्टाहेड्रली या फिर टेट्राहेड्रली लिगेंड इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे
उस केस में क्या होगा, d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाएगी और फिर उस केस में ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं dxy एंड dx² माइनस y², अब इन दोनों की जो एनर्जी है वो डिफरेंट एनर्जी के हो जाएंगे। dxy एंड dx, हमने ये कंडीशंस पढ़ी थी। ऑर्बिटल शुड बी डिजनरेट, शुड बी सिमिलर इन शेप एंड साइज, शुड नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन। दोनों की एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी, तो इस केस में अब ये इक्विवेलेंट नहीं रहेंगी, अब हम इनको बोल लेंगे नॉन इक्विवेलेंट। अभी तक हम क्या कह रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन है dx² माइनस y² ऑर्बिटल में, इसको हम इक्वेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन इन dxy ऑर्बिटल, बट अब वो वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। या फिर इसको मैं सेकंड वे में कैसे कह सकती हूँ कि जो dx² माइनस y² ऑर्बिटल है दैट कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म इनटू dxy ऑर्बिटल, अगर हम अलोंग जेड एक्सिस के अलोंग जो है रोटेशन कर रहे हैं। ओके और कि जो इलेक्ट्रॉन है dx² माइनस ऑर्बिटल dx² माइनस y² ऑर्बिटल में, इसकी जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगी। क्लियर। अब ये जो है जीरो कंट्रीब्यूशन होगी मतलब कि क्वेंचिंग, तो यहाँ पे dx² माइनस y² ऑर्बिटल क्या होगा, कंप्लीटली क्वेंच हो गया। अब हम जो है इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर आपको याद हो, टोटल हमारे पास ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इनकी स्प्लिटिंग होती है ऐसे 2 सेट्स में, नीचे वाले 3 ऑर्बिटल सेम डिजनरेट और ऊपर वाले 2 सेम। ये तो हो गया आपके पास T2z ऑर्बिटल्स, और ये जो 2 हैं ये क्या है, ईजी ऑर्बिटल। अभी मैंने जनरली बात करी मेटल आयन फ्री आयन में है तो दोनों के दोनों इक्विवेलेंट आ रहे हैं, लेकिन मेटल आयन के सामने में अगर लिगेंड आ जाते हैं तो उस केस में वो स्प्लिटिंग हो रही है। अब लिगेंड आ रहे हैं, मैं वन बाय वन बात करी, पहले 6 लिगेंड्स हैं, फिर बाद में हम टेट्राहेड्रली टोटल 4 लिगेंड्स वाला केस लेके चलेंगे। ओके, तो जब ऑक्टाहेड्रल हमारे पास होते हैं ये तो क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स इस तरीके से स्प्लिट हो जाते हैं। T2z जो ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी लोअर, और जो ईजी ऑर्बिटल्स हैं ये हाई एनर्जी पे चले जाते हैं। तो इस केस में जो ईजी ऑर्बिटल है dx² माइनस y², ये हो गया dz², ये dxy, dyz एंड dzx। अभी तक हम dxy और dx² माइनस y² को कह रहे थे कि दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है, बट अब इन दोनों की क्या हुआ, एनर्जी चेंज होगी, तो हम क्या कहेंगे कि इनका जो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है इट गेट्स क्वेंच्ड। ओके, लेकिन इस केस में हम कुछ कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं अलोंग द जेड डायरेक्शन। क्यों, dxz एंड dyz ये दोनों ऑर्बिटल जो हैं अभी भी इक्विवेलेंट एनर्जी में, dxz और dyz ऑर्बिटल्स दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है। तो इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है dxz या फिर dyz अगर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो ये जो है कुछ कंट्रीब्यूट करेगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को, एंड इट इज अलोंग द जेड एक्सिस। ओके, तो मतलब कि अगर मेटल आयन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स T2z ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो उस केस में कुछ कंट्रीब्यूशन होगी अलोंग द जेड डायरेक्शन और टोटल मोमेंटम में। लेकिन अगर आपके पास ईजी ऑर्बिटल में है तो उस केस में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। ओके, और इसमें भी अगर आपके पास ये T2z ऑर्बिटल है या फिर ईजी ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड है या फिर फुली फील्ड है, T2z ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो जाता है कि 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, या फिर फुली फील्ड है 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो उस केस में भी क्या होगा, फिर फुली फील्ड या फिर हाफ फील्ड हो जाएगा। तो जैसे मैंने अभी थर्ड वाली कंडीशंस बताई थी, ऑर्बिटल शुड नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम स्पिन, तो इसमें क्या होगा, फिर से जो रोटेशन है वो इसकी क्या होगी, क्वेंच हो जाएगी। कि जो हम रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं dxz से dyz में या फिर dyz से dzx में, वो क्या होगी, वो पॉसिबल नहीं होगी इस केस में भी। और जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। हमारे पास मेटल आयन की अगर कॉन्फ़िगरेशन है D1 का मतलब क्या हुआ, T2z1, ऐसे ही D2 कॉन्फ़िगरेशन, D2 कितनी हुई, T2zg। इन दोनों के केस में तो कंट्रीब्यूशन हो सकती है, लेकिन अगर मैं D3 की बात करूँ, D3 के मतलब की बात क्या है, T2z3, इस केस में क्या होगा, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। क्लियर। अब जो है बेसिकली हम यहाँ पे 3D सीरीज को डिस्कस करना है। एक बार 3D के सारे ही देख लेते हैं, D1 से लेकर D10 तक। सबसे पहले बात करूँ अगर मैं D1 की, D1 की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, T2z1। अब देखो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल भी 2 तरीके से होते हैं, एक तो होता है हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल और एक होता है लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल। हाई स्पिन
एंड लो स्पिन। अगर मैं इसकी बात करूँ T2Z1 की, इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाई स्पिन या फिर लो स्पिन दोनों ही केस एक ही केस है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो इस केस में ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, D2 की बात करें T2Z2, इस केस में भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी, यहाँ पे भी हाई स्पिन लो स्पिन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम रहेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। ऐसे ही अगर D3 की बात करें T2Z3, यहाँ पे ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, T2Z3 ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं D4 की। हाई स्पिन का मतलब क्या है, ये आपके पास है, हाई स्पिन कैसे होगा 1 2 3 एंड 4, ये होगी इसकी हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स T2Z3 EZ1। अब देखो ईजी वाले तो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे बिकॉज वो तो है ही नहीं सेम, T2G में 3 के 3 सेम प्रेजेंट है, T2Z3 नहीं करता ना कॉन्ट्रीब्यूट, तो इसकी जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही अगर हम बात करें इसकी लो स्पिन की, लो स्पिन का मतलब क्या होगा 1 2 3 एंड 4, इस केस में एक जो है इसकी, बाकी तीनों तो ठीक है लेकिन ये जो है इसकी स्पिन सेम नहीं है ना, इसकी डिफरेंट स्पिन है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकती है, तो T2Z4 यहाँ पे ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सिमिलर वे में D5 हाई स्पिन की बात करें अगर T2Z3 EZ2, सारे के सारे आइडेंटिकल स्पिन के हैं, नो कॉन्ट्रीब्यूशन। लो स्पिन में बात करें T2Z5, लो स्पिन का मतलब 1 2 3 4 5, इनकी स्पिन डिफरेंट होगी तो कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकती है, पॉसिबल है। ऐसे ही D6 T2Z4 EZ2, ये होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, T2Z4 एक आ गया डिफरेंट स्पिन का, कॉन्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। T2Z6 लो स्पिन है, सारे के सारे कंप्लीटली फिल्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6, नो कॉन्ट्रीब्यूशन। D7 हाई स्पिन T2Z5 EZ2, T2Z5 है, पॉसिबल है। T2Z6 EZ1 नॉट पॉसिबल। D8 T2Z6 EZ2, 6 के 6 कम्प्लीटली फिल्ड है, नॉट पॉसिबल। इस केस में T2Z6 फिर से सेम आ गया, तो हाई स्पिन लो स्पिन नो कॉन्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही D9 T2Z6 EZ3, 6 है कंप्लीट, नो कॉन्ट्रीब्यूशन। T2Z6 EZ3 कंप्लीट है, नो कॉन्ट्रीब्यूशन। D10 T2Z6 EZ4 completely filled, no contribution. T2Z6 EZ4 completely filled, no contribution. तो इस तरीके से जो है आपको जो 3 कंडीशंस बताई है, एक तो ये कि ऑर्बिटल्स डीजनरेट होने चाहिए, डीजनरेट का मतलब हो कि एनर्जी, उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन इक्विवेलेंट होने चाहिए शेप एंड साइज में, और थर्ड की जो उनकी स्पिन है वो नॉन आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में सेटिस्फाई नहीं हो रही, दैट मीन्स ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है वहाँ पे क्वेंच हो जाएगी। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो दैट मीन्स ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। क्लियर। अभी ये मैंने बात की ऑक्टाहेड्रल की, अब ऐसे ही आगे चलते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेके। अब देखो टेट्राहेड्रल वाले केस में भी क्या होता है, अगर 4 लिगेंड्स लगे हो मेटल के सराउंडिंग में तो स्प्लिटिंग होती है यहाँ पे भी, बस थोड़ी सी स्प्लिटिंग का वे डिफरेंट है। इसमें ये 2 ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी के और 3 हायर के, ये होते हैं E ऑर्बिटल और ये होते हैं T2 ऑर्बिटल। यही सेम केस होता है ना टेट्राहेड्रल में, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो इसमें क्या है, एनर्जी जो है T2 वालों की हायर है देन द एनर्जी ऑफ E ऑर्बिटल। तो जो टेट्राहेड्रल केस है, इस केस में जो कंट्रीब्यूशन है या फिर नहीं है, वही हम सेम केस देखते हैं कि कौन सी ऑर्बिटल जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन और कौन सी नहीं करेगी। इस वाले केस में तो हाई स्पिन लो स्पिन वाला कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। D1 D2 D3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखो D1 एक इसमें जाएगा E1 कॉन्फ़िगरेशन, D2 पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ सबकी, E2 1 2 एंड 3, E2 T2 1, D4 E2 T2 में 2, देन E2 T2 3, फिर आएगा E3 T2 3, E4 T2 3, E4
T2 में 4 हो जाएंगे, E4 T2 5 एंड E4 T2 6। कंप्लीटली फिल्ड, नो कंट्रीब्यूशन होएगी नहीं इसकी। तो E1 में एक है इसमें, लेकिन दोनों के दोनों जो है इनकी शेप साइज सेम नहीं है, दैट मीन्स नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। E2 1 एंड 2 आइडेंटिकल स्पिन होगी, शेप साइज सेम नहीं है, दो कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही। एनर्जी सेम है ऑल दोनों की, बट सेकंड कंडीशन की सेम शेप और साइज की होनी चाहिए, वो भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही। नॉन आइडेंटिकल स्पिन होनी चाहिए, वो भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो इसकी भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। E2 T2 1 यहाँ पे एक है, शेप साइज सेम है इनका, तो हो सकती है कंट्रीब्यूशन। T2 2 हो सकती है यहाँ भी कंट्रीब्यूशन। T2 3 वाले केस में नहीं होएगी, सारे के सारे आइडेंटिकल स्पिन की होगी, नहीं होगी कौन इसमें। अगला इसमें भी नहीं होगी T2 3, इसमें भी नहीं होगी। अब फिर T2 4 हो सकती है, T2 5 हो सकती है कंट्रीब्यूशन। तो इस वे में जो है आपको ये कैलकुलेट करनी आनी चाहिए कहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगी और कहाँ पे नहीं होगी। जहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगी वहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी मैग्नेटिक मोमेंट की, उसमें जो म्यू एस से वैल्यू हायर वैल्यू आएगी, बिकॉज उसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट भी इंक्लूड होगा। लेकिन जहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्वेंच हो गई है, उस केस में जो ऑब्जर्व वैल्यू होगी वो इक्वल होगी किसके, म्यू एस वैल्यू के, स्पिन ओनली वैल्यू के। ओके, अब कुछ ही केसेस में क्या होता है, अभी देखो हमने स्पिन कंट्रीब्यूशन ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन दोनों पढ़ लिए। कुछ केसेस में क्या है कि जो इनकी कंट्रीब्यूशन है वो भी कपल कर जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, इस केस में जो है मैंने पहले भी आपको बताया था, मैग्नेटिक मोमेंट जो है हम कैलकुलेट करते हैं म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 माइनस एल्फा लैम्डा डिवाइडेड बाय डेल्टा। इस वाले फॉर्मूले से जहाँ पे इन दोनों की कपलिंग होगी, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी, वहाँ पे जो है हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, म्यू नोट यहाँ पे क्या है, म्यू नोट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, अल्फा जो है कॉन्स्टेंट है, लैम्डा जो है ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कॉन्स्टेंट इसको बोलते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे जो है जो वैल्यू है इसकी लैम्डा की और अल्फा की, दोनों ही वैल्यू जो है कॉन्स्टेंट आपके पास पर्टिकुलरली गिवन होगी क्या वैल्यू इनकी होती है। और जो डेल्टा हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये वाला डेल्टा, ये क्या शो कर रहा है, डिफरेंस एनर्जी लेवल का। ग्राउंड स्टेट और हायर स्टेट जो भी एक्साइटेड स्टेट है उसके बीच में कितना एनर्जी का डिफरेंस है, वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे डेल्टा को। ओके, तो ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन वाला टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, मैक्सिमम टाइम जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म, ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। मतलब कि मोस्टली ये, जैसे आपके पास तो केमिस्ट्री में कोई लंबा क्वेश्चन नहीं आता, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, या तो डिफाइन में कंपल्सरी क्वेश्चन में आ सकता है सीधा शॉर्ट में, व्हाट इज टीआईपी, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो टीआईपी होता क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। पहले इसके नाम को ही समझने की कोशिश करो, इसके नाम से ही हमें बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब कि टेम्परेचर पे जो चीज़ डिपेंड नहीं करती, पैरामैग्नेटिज्म कि एक ऐसा पैरामैग्नेटिज्म, वैसे जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हम पढ़ रहे हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ चेंज होता है, लेकिन ये कुछ स्पेशल है कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। अब देखो कुछ है केसेस में क्या होता है कि ऐसे सिस्टम है कि जहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी क्या है, एक वीक पैरामैग्नेटिज्म जो है एग्जिस्ट करता है। हमने पढ़ा था पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि कुछ एक सिस्टम्स में क्या है कि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी क्या है, वीक पैरामैग्नेट। वैसे वो होता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ये है वीक पैरामैग्नेटिक। और ये जो वीक पैरामैग्नेटिज्म है यहाँ पे, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और इसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, एक मैंगनीज का है MnO4 नेगेटिव, ऐसे ही ये कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव। इन केसेस में आप कैलकुलेट करोगे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, कोबाल्ट ही है 3 पॉजिटिव, इसकी कॉन्फिगरेशन कितनी हो जाएगी 3d6 इसकी कॉन्फिगरेशन होगी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड है इसमें। जब आप इसका कॉम्प्लेक्स बनाओगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अमोनिया आ जाएगा,
ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है D2 हाइब्रिडाइजेशन sp3, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बट ये भी वीक पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहा है। और ये जो वीक पैरामैग्नेटिज्म है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो इस वाले केस में क्या है कि अगर मैं बात करूँ इन सिस्टम की कि हम इनको एक्सपेक्ट नहीं करते ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट में कि ये कोई ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट शो करेंगे। मींस इन ये तो डायमैग्नेटिक बिहेवियर हुआ ना इनका, कि हमने दो तरीके से पढ़ा था कि जो डायमैग्नेटिज्म होते हैं या फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन शो नहीं करते, लेकिन जो पैरामैग्नेटिज्म होते हैं वो मैग्नेटिक मूवमेंट में अपनी कंट्रीब्यूशन शो करते हैं। तो ये वाले जो सिस्टम है, ये जो मैं कुछ एक केसेस डिस्कस कर रही हूँ, ये जो सिस्टम है ये ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट शो करेंगे। मींस जब शो नहीं करे तो इनका जो बिहेवियर वो कैसा हुआ, डायमैग्नेटिज्म बिहेवियर हुआ, लेकिन इनके अंदर क्या है, वीक पैरामैग्नेटिज्म जो है प्रेजेंट होता है। और ये जो पैरामैग्नेटिज्म यहाँ पे प्रेजेंट है इसका भी रीज़न क्या है, कपलिंग ऑफ द ग्राउंड स्टेट, कि जो ग्राउंड स्टेट होती है और एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, हाई एनर्जी की। अगर हम इन सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसकी जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट है ये आपस में जो है कपल कर जाती हैं, और कपल होने की वजह से जो है यहाँ पे वीक पैरामैग्नेटिज्म जो है वो अराइज होता है। ओके कि कपलिंग हो रही है, कपलिंग की वजह से क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं कुछ ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म जो है शो करते हैं। अब देखो ये जो पैरामैग्नेटिज्म है जैसे मैं बोल रही हूँ इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। क्लियर हुआ। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म क्या है, वीक पैरामैग्नेटिज्म प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्सेस विच हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स and it arises due to the coupling of ground state with the higher state when under the influence of magnetic field। कि हम अगर ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से क्या हो रहा है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट आपस में कपल कर रही है, और उसकी वजह से क्या है वहाँ पे एक वीक पैरामैग्नेटिज्म अराइज हो रहा है जो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। क्लियर हुआ कि क्या होता है टीआईपी। अब देखो वैसे ही मैं अगर जनरली बात करूँ, कोई हमारे पास सब्सटेंस है उसमें हम इसको कंसीडर नहीं करके चलते, लेकिन फिर वही बात कि अगर हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, जैसे हमने वो डायमैग्नेटिक रिएक्शन सोल्व की थी कि जो बिहेवियर है उसमें डायमैग्नेटिज्म भी कुछ है तो हम उसे रिमूव करते हैं ना, वहाँ से माइनस करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट वाली वैल्यू में से। तो इसीलिए कि जो अगर हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए लाइक डायमैग्नेटिज्म करेक्शन है तो वहाँ पर जो है हमें से टीआईपी को जो है कंसर्न करना पड़ता है। ओके कि डायमैग्नेटिज्म ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं जो डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, वहाँ पे जब हम उसकी एनएमआर रेजोनेंस में पोजीशन निकालते हैं कि कौन सी पोजीशन पे आएगा, उस केस में ये जो टीआईपी है ये कंसीडर होता है। ओके क्लियर हुआ कि टीआईपी होता क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। टीआईपी बेसिकली क्या है, एक वीक पैरामैग्नेटिज्म है विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और ये अराइज हो रहा है, इट अराइजेस ड्यू टू द कपलिंग ऑफ ग्राउंड स्टेट विद द हायर एक्साइटेड स्टेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि ऐसे सब्सटेंस है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या है, एक वीक पैरामैग्नेटिज्म शो हो रहा है विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। आपके पास इससे ज़्यादा कुछ रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन आएगा 1 मार्क में भी आ सकता है, 2 मार्क में भी आ सकता है कि व्हाट इज़ टीआईपी। तो आपको इसकी डिफाइन लिखनी है थोड़ा सा जो बताया, और विद 1 और 2 एग्जाम्पल। ओके सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लास्ट अपना जो 4th चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।